उन्होंने देखा एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। करीब जाकर दोनों चौंक गए। वो मयंक था, वही सुंदर सैनिक जिसे राजा ने गौरी को फंसाने के लिए भेजा था। मयंक ने उन्हें देखा तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि ये दोनों अब उसे मार डालेंगे, पर गौरी उसके पास झुक गई और अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। रामू ने उसे सहारा देकर गुफा के अंदर लिटा दिया। मयंक हैरान था। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की थी। गौरी ने शांत और ठोस स्वर में उत्तर दिया, यही फर्क है हमारे और तुम्हारे राजा में। वो निर्दोषों को सजा देता है और हम अपने शत्रु को भी घायल हालत में नहीं छोड़ते। बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मयंक की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। उसने बताया कि जब वो गौरी को फंसाने में असफल रहा और राजा का गुस्सा बढ़ता गया तो उसके मन में डर बैठ गया। राजा ने उसे और उन सैनिकों को जो नहर वाले षड्यंत्र की असलियत जानते थे एक एक करके मरवाना शुरू कर दिया था ताकि कोई गवाह जिंदा ना बचे। मयंक किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी राजा के दूसरे सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया और वो घायल होकर यहाँ आ गिरा। ये सुनते ही गौरी के मन की शंका पूरी सच्चाई में बदल गई। सारा खेल राजा का ही रचा हुआ था। उसने मयंक की आंखों में देखते हुए कहा, मयंक, तुमने एक बार पाप किया है, क्या तुम उसका प्रायश्चित करना चाहते हो? क्या तुम सत्य का साथ देकर इस राज्य को एक अत्याचारी राजा से मुक्त कराना चाहते हो? मयंक के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। गौरी को अपना नया हथियार मिल चुका था, एक ऐसा हथियार जो राजमहल के हर राज से वाकिफ था, एक जीवित गवाह जो राजा के खिलाफ खड़ा हो सकता था। अब उसकी योजना केवल अपनी निर्दोषता साबित करने की नहीं थी, बल्कि इस सड़ी हुई व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की थी। गुफा की खामोशी में 3 जोड़ी आंखें जल रही थीं। रामू की आंखें क्रोध से लाल, मयंक की आंखें पश्चाताप से भरी और गौरी की आंखों में एक ऐसी लाल चिंगारी जो नई सुबह का संकल्प लिए थी। गौरी ने कहा, हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास गवाह हैं, लेकिन हम सीधे राजधानी नहीं जा सकते। राजा की सेना हमें फाटक पर ही कुचल देगी। हमें अपनी सेना बनानी होगी। रामू चौंक कर बोला, सेना? हम साधारण लोग सेना कहां से लाएंगे? गौरी की नजर दूर पहाड़ों की श्रृंखलाओं पर गई। वो बोली, सेना सिर्फ सैनिकों से नहीं बनती रामू, सेना बनती है उद्देश्य से। और हमारा उद्देश्य इस राज्य के हर उस नागरिक से जुड़ा है जिसकी फसल सूख गई है, जिसका बच्चा भूखा है। हम राजधानी नहीं जाएंगे, हम राज्य की सीमाओं की ओर चलेंगे, उन सूबेदारों और जागीरदारों के पास जो राजा को कर तो देते हैं पर मन ही मन उसकी क्रूरता से। मयंक बोला, आप सही कह रही हैं। दक्षिण के सूबेदार सरदार भैरव सिंह एक स्वाभिमानी और न्यायप्रिय योद्धा हैं। वे राजा विक्रम सेन के पिता के मित्र थे, लेकिन विक्रम सेन के व्यवहार से हमेशा पीड़ित रहे हैं। अगर कोई मदद कर सकता है तो वही कर सकता है। यही उनकी योजना थी, सत्य लेकर सीधे सत्ता के केंद्र पर नहीं बल्कि सत्ता की परिधि पर चोट करना। वहां से उठेगा वो तूफान जो महल की दीवारें हिला देगा। तीनों ने अपनी यात्रा की दिशा बदल दी। अब वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, जहां सरदार भैरव सिंह का गढ़ था, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी लड़ाकू जनजातियों और वफादार योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। 1 हफ्ते की यात्रा के बाद वे भैरव सिंह के किले पहुंचे। पहुंचते ही सैनिकों ने उन्हें डाकू समझकर घेर लिया, लेकिन जैसे ही मयंक ने अपनी पुरानी शाही पहचान बताई, उन्हें सरदार के सामने ले जाया गया। सरदार भैरव सिंह ने विचार करते हुए कहा, मयंक, तुम तो राजा के खास थे और ये वही लोहार और उसकी पत्नी हैं जिन्हें राज्य में डायन घोषित किया गया। तुम लोग यहाँ क्या चाहते हो? गौरी का निर्णायक क्षण आ चुका था। वो आगे बढ़ी और बिना किसी भय के बोली, सरदार, हम यहाँ शरण नहीं, न्याय मांगने आए हैं। हम उस झूठ का पर्दाफाश करने आए हैं जिसने इस धरती को बंजर बना दिया है। फिर तीनों ने मिलकर पूरी कहानी सुनाई। मयंक ने आंसुओं के साथ राजा के षड्यंत्र की गवाही दी। रामू ने राज चिन्ह वाली बोरी और विषैली वनस्पति उनके चरणों में रख दी। जब भैरव सिंह को पता चला कि राजा ने अपनी ही प्रजा को एक झूठे अकाल में ढकेल दिया है, तो उनका शांत चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो सिंहासन से उठे और उनकी गर्जना से किला कांप उठा। ऐसे राजा पर यह पाप है या अधर्म की पराकाष्ठा। विक्रम सेन ने केवल सिंहासन का नहीं बल्कि मानवता का भी अपमान किया है। भैरव सिंह ने रामू और गौरी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब संदेह नहीं, सम्मान चमक रहा था। वे गरजे, तुमने जो साहस दिखाया है वो असाधारण है। मैं भैरव सिंह
इस अधर्म के युद्ध में सत्य के साथ हूँ। ये कोई साधारण वादा नहीं था, ये क्रांति का शंखनाद था। अगले दिन भैरव सिंह ने अपने सभी योद्धाओं और आसपास के गांव के मुखियाओं की एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने सबूत सबके सामने रखे और मयंक ने सार्वजनिक रूप से गवाही दी। जब लोगों ने सच्चाई सुनी तो उनके दिलों में वर्षों से दबी हुई पीड़ा और भय अब प्रतिशोध की जलती हुई लाल ज्वाला में बदल गए। सभा के बीच गौरी आगे बढ़ी। उसने कमर से अपनी शादी की लाल चुनरी निकाली, वही चुनरी जिसे पहनकर वो रानी बनने का सपना तो नहीं पर एक शांत सुखी जीवन का सपना देखा करती थी। आज वो चुनरी एक नए उद्देश्य के लिए उठने वाली थी। गौरी ने उस लाल चुनरी का एक लंबा टुकड़ा फाड़ा और उसे भैरव सिंह की तलवार की नोक पर बांध दिया। फिर ऊंची दृढ़ आवाज में बोली, ये लाल रंग